सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, खबरें बहुत ही गरम है आज जर्मनी से और पाकिस्तान से। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, जर्मनी में क्या चल रहा है, सबसे पहले ये बताइए हमारे देखने वालों को। देखें, जर्मनी में तो सबसे बड़ा जो शेड्यूल यहाँ की जिसके चांसलर है, जो मेन हुकूमत कर रही है, उसके अंदर एक ग्रुप पैदा हो गया नौजवान लॉयर्स का। वो जो पेंशन का प्लान है उस पर वो ताउन साफ नहीं कर रहे, इसकी वजह से जो है वो खिंचता चला जा रहा है। और अगर पेंशन प्लान के ऊपर अब डर पैदा ये हो गया कि भाई उनको बहुत मनाने की कोशिश की है सीडीयू के सीनियर क्यादत ने, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर उसके ऊपर वोटिंग होती है और वो पेंशन प्लान फेल हो जाता है तो नहीं उसको मंजूर करवा सकती नेशनल असेंबली से, तो फिर ये है कि भाई ये एक किस्म का अदम एतमाद का वोट शुमार होगा हुकूमत के ऊपर, और जिससे मैक्स साहब जो है वो बचना चाहते हैं। तो इसलिए बड़ी पूरा हफ्ता पिछला जो है उन्होंने तगदाव में गुजारा कि भाई नौजवानों को जो है वो राजी कर लिया जाए, लेकिन वो बात बनती उनको नजर नहीं आई। तो कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने जो मंजूर किया हुआ है भाई, या हमने बना के रखा हुआ है, हम उसके ऊपर कायम है और हम उसको असेंबली में पेश कर देंगे। इस फ्राइडे तक हो सकता है वो असेंबली में पेश हो जाए। और ये हफ्ता इस लिहाज से बड़ा एक बोझिल हफ्ता होगा सियासतदानों के लिए। असल में तो जो प्लान है वो एसपीडी के जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने बनाया हुआ है, और जिससे वो अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि हम नौजवान नस्ल को बहुत ज्यादा बोझ जो है वो पड़ेगा, पेंशन का जो खाते हैं इनका उसे पैसे डालने के लिए हमसे आप लोग ज्यादा पैसे जो है खेचेंगे। ये एक बड़ा एक मसला जो है वो जर्मनी में सर उठा रहा है। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने प्लान तैयार किए, पीछे मंजूर किया है लाजमी फौजी तरबियत का, उसके खिलाफ स्कूलों के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। अब तक 90 स्कूल जो है वो जर्मनी में एहतजाज रिकॉर्ड का आ चुके हैं, मतलब प्रोटेस्ट के लिए स्कूल के आगे स्कूलों में बैनर लगाना वगैरह जो वो तो अलग बात है, लेकिन वगैरह इकट्ठे होके उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये लाजमी फौजी तरबियत जो है ये खत्म की जाए, इस कानून को हम एग्री नहीं करते। तो अगर इसके बारे में भी हुकूमत जो है पहले शिकस्त खा चुकी है, और ये डर है कि भाई ये तहरीक अगर इख्तियार कर गई और मुस्तकिल ये एक दर्द-ए-सर बन जाएगा अगर स्कूलों के अंदर ये बेचैनी की कैफियत पैदा होती है स्कूलों कॉलेजों के अंदर। तो इस लिहाज से जर्मन गवर्नमेंट जो है काफी अंडर प्रेशर है। फिर हाउस होल्ड वगैरह जो है उनके अंदर भी अभी तक कोई उन्होंने अपना 26 का बजट है उसके अंदर मंजूर नहीं कर सके। और फिर जो यूक्रेन की जंग है, आपको पता है जो कुछ यूक्रेन के अंदर इस वक्त हो रहा है, जो फ्लोरिडा के अंदर एग्रीमेंट हुआ है उसमें यूरोपियंस को नहीं पूछा गया। को यूरोपियंस ने प्रोटेस्ट भी किया है, और कल मंडे के दिन जो है पोलैंड के सदर जो है वो जहाँ जर्मनी आए हुए थे, और उसकी गुफ्तगू के दौरान चांसलर ने यूक्रेन के सदर से भी फोन पर बात की है जो फ्रांस में था, और फ्रांस के सदर से भी मशवरा किया है इस सारे मामले के अंदर कि पुतिन साहब की कोशिश ये है कि यूरोप से बार जो है ये हम फैसला करने में कामयाब हो जाए। अब आपको पता है कि आज रूस के अंदर जो उस प्लान के ऊपर जो फ्लोरिडा में फाइनल हुआ है, 2028 जो कागज दिए थे उसमें सारे तो मंजूर नहीं किए गए, उस पर जो फाइनल एक फाइनल शेप बनी है वो अभी तक बाहर नहीं आई, लेकिन उसके ऊपर आज रूस के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें ट्रम्प साहब के दामाद भी शामिल हैं। और नजर ये आता है कि वो यूक्रेन जो है वो भी अमेरिकन प्रेशर के अंदर आ गया हुआ है, और वो बार मुआयना शर्त करने पर राजी हो जाए, जिसके लिए यूरोप जो है वो काफी डिस्टर्ब है। और मेन चीज वो ये कहते हैं कि भाई इनको 10 साल की गारंटी चाहिए कि भाई 10 साल इस मुआहदे के ऊपर कि रूस कोई हमला नहीं करेगा, ये रूस किसी किस्म की फौजी मूवमेंट जो है इन ममालिक की तरफ नहीं करेगा, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। और 5 इलाके हैं जिनको पर अभी गुफ्तगू चल रही है जो खाली नहीं कर, जो रूस से खाली करवाना चाहते हैं। रूस खाली करता है ये नहीं करता, लेकिन मेन चीज ये है कि भाई अगर इस वक्त कोई मुआहदा हो जाता है
उसकी गारंटी क्या है। तो उसके अंदर भी जर्मनी काफी एक एक्टिव पार्ट अदा कर रहा है और बार बार यूरोपीय यूनियन को, यूरोपीय यूनियन वाले को इस तरफ कर रहा है कि हमें कोई ना कोई गारंटी चाहिए कि रूस जो है वो इस तरह तो 10 साल के अंदर मुमकिन है कि भाई यूरोपियन जो है अपनी फौज खड़ी कर लें या अपने आप को डिफेंस जो है मजबूत कर लें। तो एक गारंटी वो भारत चाहते हैं। ये यूरोप के तरफ शरीक है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा जर्मनी मुतासर होगा। तो इस लिहाज से जर्मनी के अंदर काफी आजकल सियासी हलचल जो है वो चल रही है। जी खान साहब, सबसे पहले ये बताइए, फर्ज करें कि अदम इत्तेमाद का वोट आ जाता है यहाँ जर्मनी में और वजारत चली जाती है वजीर आजम की, तो क्या होगा फिर? कोई नए वजीर आजम आएंगे या? इत्तेमाद का वोट के लिए बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर कोई कानून पास पेश किया जाता है और वहाँ हुकूमत को कानून पास नहीं होता तो उसको आदमी इत्तेमाद ही तस्वर किया जाएगा। वो एक सुबकी वाली बात है। इस वक्त इनको 12 की मेजोरिटी हासिल है जी। जो एसपीडी की और सीडीयू की गवर्नमेंट मिलकर बनी हुई है सीएसओ के साथ, उसमें 12 की मेजोरिटी है। और वो नौजवान वकील जो बागी बगावत पे उतरे हुए उनकी तादाद 18 है। इस वजह से एक खतरा मौजूद है। अभी तक ट्रेके समझा रहे हैं उनको, मुमकिन है कोई इनमें से तोड़ने में कामयाब हो जाए और जो तक जो है वो पास हो जाए कानून पेंशन का प्लान, तो फिर ये आदमी तो आवाली कैफियत नहीं रहेगी। लेकिन बाकायदा आदमी एतमाद की कोई तहरीक पेश नहीं की गई। लेकिन यहाँ का सियासी कल्चर इस किस्म का है कि अगर किसी बड़े मामले को हुकूमत को शिकस्त हो जाए तो फिर चांसलर जो है या वज़ीर जो है वो खुद पीछे हट जाता है। जी खान साहब, एक कई दफा हो चुका है। जी खान साहब, एक मुख्तसर बताइएगा कि फौज की तो ज़रूरत है यहाँ पे, और स्कूलों में जिस तरह आप एहतजाज का बता रहे हैं, तो किस तरह फिर लोग फौज में जाएंगे? कोई लालच दें या तनख्वाहें बढ़ाएं, कोई 4-5 हज़ार यूरो तनख्वाह रखें, फिर कोई उनका फौज को बहुत ज्यादा तनख्वाहियां दी जाती है और अब भी बढ़ाई गई है। जो नया प्लान इन्होंने दिया उसके फौज का बहुत फौज को तनख्वाहें दी है। लेकिन ये नहीं यहाँ को रुझान नहीं है। देखिए एक अरसे से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कंडेम करते चले आ रहे हैं लड़ाइयों को और फौज को रखने के खिलाफ रही है सारी हुकूमतें। तो जाहिर है इस सारे अरसे के अंदर देख लें 7 साल के अंदर 3 दफे जवान हो गई हैं। अब दोबारा एक जेन बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि ये नस्ल जो है इस समय जो कुछ देखा हुआ है उसके मुताबिक वो फैसले कर रही है कि हम फौज में नहीं जाना चाहते। और अमूमी रुझान हम खुद देखते हैं कि यहाँ लोगों को फौज की तरफ नहीं है वो रुझान जो है। तो भारत जो फौजी सर्विस लाजमी सर्विस इन्होंने पहले रखी हुई थी जो अभी खत्म हुई है 4 साल पहले, अगर उसको बहाल कर दिया गया जरूरत के तहत तो आहिस्ता आहिस्ता यकीनन कोई ना कोई ऐसी माहौल बन जाएगा कि लोग दोबारा उसकी तरफ जाना शुरू कर दें। आज जो 2-2.5 लाख की है लाजमी फौजी सर्विस फौज में भर्ती चाहते हैं, उसके लिए उनको हुकूमत को दिक्कत पेश आ रही है कि वो फिर उनका पूरा होना जरा मुश्किल है। हाँ साहब, रूस क्या ख्याल है, मान जाएगा कि 10 साल तक जंग नहीं करेगा, या अगर वो नहीं मानता तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए सर जो सूरत हाल पुतिन और ट्रंप साहब के दरमियान चल रही है उसमें तो ये आता है कि वो मान जाए। अच्छा चले, अच्छी बात। उसकी पाबंदियां खत्म हो जाए, उसका तेल बिकना शुरू हो जाए तो वो मान जाएगा। ठीक है। अच्छा खासा पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मौलवी गुस्से में आए हुए हैं, पिछले दिनों कई मैदान में आए हुए थे। अक़लियत अक़लियत अक़लियत, किसी मुल्क में ऐसे मामलात नहीं होते। एक बंदा जहाँ का नेशनल है वहाँ का वो नेशनल होता है। ये आप यूरोप में अरसा दराज से रह रहे, हम भी रह रहे, तो यहाँ पे ये लफ्ज़ अक़लियत जो है कवानीन में शामिल नहीं होता। मगर हमारे क्यों ये आप फिर एक दफ़ा प्रॉब्लम शुरू होगी? देखिए ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हर चंद दिन के बाद जो है ये मसला सामने आ जाता है या हुकूमत की तरफ से उलमा की तरफ से, तो हालांकि इस बारे में पूरे वो गुफ्तगू तकरीरें वगैरह चलती रहती हैं। लेकिन नेशनल असम्बली के अंदर भी ये मामला जो है किसी न किसी तरीके में पहुंच जाता है। आज भी जो हकूक इंसानी जो इन्होंने अक़लियतों का बिल के लिए कमीशन बनाने की बात की है, अभी 12 साल पुराना मामला है। कई दफा ये यहाँ पर डिस्कस हो चुका है असम्बली के अंदर, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं हुई। ये सरदारी साहब ने पिछले दिनों
दोबारा कहा था कि इस बिल के ऊपर जो है वो गौर किया जाए। तो आज फिर ये सुबह असेंबली में ये पेश हुआ है, वो ये पास तो हो गया 160 या 169 और मुखालफत में शायद इसके 71 है, लेकिन जिस कदर तकलीफ थे तकरीब सारी हुई है, अब इनको जो है वो जमात अहमदिया का खौफ जो है वो खत्म नहीं होता। पीपल्स पार्टी के भी अब्दुल कादिर पटेल साहब ने भी आज फिर जो है इसके ऊपर इजहार ख्याल किया है, और चले उलमा जो कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम है, उनको सिर्फ ये एक फिक्र है कि इससे अहमदी कोई फायदा ना उठा ले। वो जो वज़ीर कानून है उन्होंने ये कहा है कि भाई क्योंकि अहमदी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते, तस्लीम करते, इसलिए वो 65 के तहत जो ये कानून बनाया जा रहा है उससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंच सकता, उनको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। लेकिन जो कानून बनेगा, सामने आएगा, उसके अंदर तो क्लियर कट लिखा हुआ है ना कि हर किस्म तमाम जो शहरी बराबर हो गए, कोई मुल्क में अकलियत बाकी नहीं रहती, फिर तमाम शहरियों के हकूक बराबर है और उनको उसी तरह अपनी तबलीग की और अपनी मजहबी प्रैक्टिस की, इबादत की आज़ादी जो है वो हासिल है। इन फिक्रात की वजह से उलमा को और बात सियासतदानों को जो है वो अभी तक नून लीग की तरफ से तो कोई ऐसी तकलीफ सामने नहीं आई, बाकियों की तरफ से पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत में वोट नहीं दिया, लेकिन अब्दुल कादिर पटेल ने जो तस्दीक की है उसमें काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने फिर वो अपनी पार्टी से इनहराफ कर इस मामले में इनहराफ करते हुए वो ऐवान से वापस और मौलाना फजल रहमान को शाबाश देते गए जाते हुए कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक रहा है, और उनकी मुखालफत यही है कि भाई कहीं जमात अहमदिया को इससे फायदा ना पहुंचे। तो वो तो कादियानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जमात का लफ्ज नहीं लेते, लेकिन कहते वो यही है कि भाई इन लोगों को जो है इससे ये फायदा उठाएंगे। और जहां तक कहा है फजल रहमान ने कि भाई कादियानी कितने खतरनाक है ये हमारे वज़ीर कानून साहब को जो है वो अंदाजा नहीं, और हालांकि इस बात का जवाब देना चाहिए था, या तो स्पीकर को देना चाहिए था या जो कायदे ऐवान है उसको देना चाहिए था कि भाई कौन सी खतरनाकी दी है वो साबित तो करो, कोई मिसाल तो दो उस बात के लिए। तो इसलिए अहमदी भी मुल्क के शहरी है और जो कुछ नेशनल असम्बली में ऐसे अल्फाज किए जाते हैं जिससे इंसान की इंसल्ट फील करता है या इंसान की एक इंसानियत के कम करने की तरफ एक रुझान से महसूस करता है, उसका जवाब असम्बली में देना चाहिए, लेकिन हमारे इसका रिवाज ही नहीं है। हाँ साहब, क्या खतरा है कोई बताइए ना, किसी आप बता दें जरा ना, कोई ऐसा आज तक जो हमारे पास इतला है। खतरा यही है कि दलील इनके पास कोई नहीं, अब तक तो हर किस्म की दलील पे पाबंदी लगाई है, दलील के इजहार पे पाबंदी लगाई है, इन राइटिंग भी और तकरीर भी, ना हम तकरीर कर सकते हैं ना जलसा कर सकते हैं। इन्हें खतरा यही है कि अगर इस चीज की इजाजत मिल गई, जलसे तकरीरें शुरू हो गई, हमारे अखबार छपने शुरू हो गए, हमारे रसाइल छपने शुरू हो गए, तो कुछ ना कुछ आबादी उसका असर कबूल करेगी और उसे ये कि भाई इनको जो कहीं अकल ना आ जाए, सीधे लफ्जों में क्या सीधे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कहीं लोगों को अकल ना आ जाए, सादा लफ्जों में ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा खान साहब ये बताइए कि ये तो कवानीन बने हुए थे, तो आप असेंबली में इसका क्यों स्यापा पड़ गया? तो कमीशन बनाना चाहते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमीशन बनाया था, आप उसका रिजल्ट देख लें, इसलिए कि कमीशन नोट करके जो कुछ ज्यादती हो रही है के साथ, वो जब नोट करने के बाद उसको बयान जारी करता है, रिपोर्ट पेश करता है, उस पर अमल दरामद तो कोई नहीं होता। अब भी नजर यही आ रहा है मुझे कि जो कुछ भी होगा पास से जो मर्जी कर ले, जो अमल करना है वो तो इंतजामिया ने करना है या एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो है उन्होंने करना होता है। वो हमारे मामले में उनका रवैया, जब ऐसी तकरीरें असेंबली में हुई भी होंगी कि भाई वो उससे फायदा नहीं उठा सकते, वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, तो ये इंतजामिया कानून भी बातें पढ़ रही, पर वो ऐसे इकदाम यकीनन अपने बात को बढ़ाने के लिए या अपने एक्शन को कमजोर करने के लिए जो वो उसका फायदा उठाएंगे। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए जो यहाँ पे अहम मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह
अक़लियत ऐसे कवानीन बनाए गए, पिछले 50 साल में पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या हुआ, अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, या उसके अलावा जो अक़लियत है उनको तो जो नुकसान हुआ, लेकिन इस अक़लियत लफ्ज़ की वजह से आप देखते रहिए कि नॉर्मल जिस तरह दुनिया चेंज हो रही, इन्हें ये कवानीन ख़त्म करने चाहिए थे ऐसे तमाम। सारी दुनिया में दुनिया चेंज हो रही है, लेकिन मौलवी को ठाननी पड़ती जब तक अक़लियत का लफ्ज़ मौजूद न हो। हाँ हाँ। असल मसला ये है, और मौलवी के बगैर इस वक्त हुकूमत बनाना जो है मुश्किल हुआ है हुकूमतों के लिए। इस वक्त इस असम्बली के अंदर हर पार्टी का कोई ना कोई, चाहे एक दो सीटें हैं, वो मौजूद जरूर है उलमा की, किसी भी पार्टी में यहाँ बनी हुई है, चाहे जमीलुल उलमा इस्लाम हो या जो नूरुल्लाह कादरी हो या जितने भी मजहबी जमातें, उनकी एक दो सीटें तो है, और उनकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती, कभी सेंट्रल वोट की जरूरत पड़ जाती हुकूमत को, कभी नेशनल असेंबली वोट की जरूरत पड़ जाती, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करते। और इनकी मौलवियों को पासपोर्ट तो कोई एजेंडा है नहीं, स्वाय से के मजहब को छोड़ डालते हैं, और उसके लिए वो ज़ाहिर मजहबी चीजों को दबा के रखना चाहते हैं। हाँ साहब, ये बताइए कि अभी शहबाज शरीफ साहब तक पहुंच गए पाकिस्तान, तो रिजल्ट आने का इम्कान है 1-2 दिन में? कोई ना कोई बाहर जो इसका अंदर खिचड़ी पकाई है, वो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जो बाहर यकीनन आएगा 1-2 दिन के अंदर। आपका बड़ा तजर्बा है इस सहाफत के शोबे में, देखते हैं कि आसिम मुनीर आगे रहेंगे या छुट्टी होने वाली है? नहीं, वो रहेंगे। अच्छा, रहेंगे। वो शरीफ साहब का ना नेशनल असेंबली में सिर्फ दरखास्त दे के पूरे सेशन से छुट्टी ले लेना इस बात को जाहिर करता है कि भाई उनकी ना सुनी जा रही है, ना उनकी जरूरत महसूस की जा रही है, तो वो नेशनल असेंबली में क्यों बैठे? इसलिए उन्होंने पूरे सेशन के लिए दरखास्त दे दिया कि मेरी छुट्टी मंजूर भी होगी, तनख्वाह मिलेगी, और मंजूर भी होगी। तनख्वाह मिलेगी छुट्टी की? तनख्वाह तो मिलेगी, तनख्वाह तो बंदी होती है, काम करे ना करे तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। बहुत शुक्रिया का उनको समझ आ गई है कि मैं ना मेरी सुननी है ना मेरी चल रहे उन्हीं की है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये है कि वो सिर्फ 2 बंदों से बात करते हैं, या वज़ीर आज़म से, और थोड़ी बहुत बात करते हैं तो वो ख्वाजा आसिफ से, इसके अलावा बाकी किसी को खास नहीं डालते। चले, बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी है उसके लिए वज़ीर आज़म का इंतजार है, और आज उसके बारे में फैसले होने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अक़लियत 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 मुझे तो वैसे ही इस लफ्ज़ से एलर्जी है, क्योंकि ज़ाहिर है यूरोप में ज़िंदगी गुजारते एक अरसा हो गया। खान साहब सब तो मेरे से पहले के आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमने तो ये चीज़ें देखी नहीं यहाँ पे आके, और एक ही कवानीन, एक ही सलूक सबके साथ किया जाता है। इस जहालत की दुनिया से पता नहीं हम कब बाहर आएंगे। चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर ले, जुड़े हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इशू बना हुआ है, और जो सियासी जमातें, वो भी आप सबके सामने। अब सियासी जमातें जो हैं उनकी कमज़ोरियाँ जो है वो ज़ाहिर है फ़ौज के पास है, और फ़ौज के पास ताकत भी है, इख्तियारात भी है। और जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी इस वक्त से लोगों की तस्वीरें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है। शायद ये जब आप प्रोग्राम देख रहे हो कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाए उसके बाद। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि डील इस वक्त कोई इस नतीजे पर नहीं पहुँची। अंदर के मामला कुछ ख़राब हो चुके हैं, उसमें कुछ ऐसी ऑडियो भी लीक हुई है कि आपने जो मरी मुआहदा किया था उसके मुताबिक सब कुछ होना है। और ये मैं बता देता हूँ, एक गुस्सा इस वक्त नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा है। हमारे कई सहाफ़ी कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं, मगर पार्टी पे कंट्रोल उसका है, और नवाज शरीफ के बगैर पूछे कोई काम नहीं होता। ये मैं बता दूँ आपको। नवाज शरीफ को इस चीज़ का गुस्सा है कि जब इंतखाबात पे डाका डला था और चोरी तो हुई इलेक्शन में, आप सबके इल्म में है, धांधली हुई, चोरी हुई, सब कुछ फ़ौज के ज़रिए करवाया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, आपकी जगह पे आएगा आपका भाई। अब नवाज शरीफ को ये सख्त गुस्सा है, और नवाज शरीफ ये बोलता नहीं, और उसकी बेटी को भी इस चीज़ का गुस्सा है।
कि मेरे बाप को छोड़ के ये सारा कुछ जो कुछ नवाज शरीफ की बेटी ने किया, ये उसी गुस्से में है जो इन लोगों को जेल में डाला था, तो इसलिए अब वो तमाम लोगों से इंतकाम लेने के लिए जेलों में डाला, इमरान खान के ऊपर केस बनाए। ये सारी उसी की कड़ी है जो उस वक़्त के हालात थे, क्योंकि इनके पास ज़ाहिर है पुलिस इनके कंट्रोल में थी, फ़ौज इनके कंट्रोल में थी और वहाँ पे नंगी वीडियो उनको औरतें मुहैया की, जर्नैलों को, पुलिस को, फिर उनकी वीडियो बना के उनकी तमाम कमज़ोरियाँ उन्होंने पकड़ ली और कहा कि अगर आपने ये सारा कुछ ना किया, 1-2 वीडियो लीक भी की और उसके बाद इनको काबू कर लिया। अब ये काबू तो हो गए। अब जो ज़लालत शुरू हुई, इसे ज़लालत कह सकते हैं। कोई इज़्ज़तदार बंदा हो, वो कहता है यार ये लो सँभालो सारा कुछ, मैं जा रहा हूँ। मगर यहाँ पे इज़्ज़त का कोई प्रॉब्लम, इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं हमें अपने मुल्क के, ना जर्नैलों को, ना सियासतदानों को, किसी को इस चीज़ का ख़्याल नहीं। वो यूँ का दौर था जब उसे कुत्ता-कुत्ता कहा गया था। अभी सोशल मीडिया पे इतनी-इतनी गंदी गालियाँ लिखी जा रही, तो शर्म आती है देखते हुए कि हमारे लीडरशिप जो है, लोग उनके बारे में ये ख़्यालात रखते हैं। ये जो अभी सिलसिला चल रहा है अंदर, उसमें अब 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हुई हैं। एक तो अगर ये जो कुछ भी इतने दिनों में हुआ, अभी इनके कई लोग कह रहे हैं कि जनाब शायद हमने कोई ऐसे पेपर जारी कर दिए गए हों, लोगों की नज़र से ना गुज़रे हों, ये लेट हम बता देंगे। लेकिन लोगों का ख़्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नवाज़ शरीफ साहब अपना गुस्सा उतारने के लिए इस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हमेशा के लिए छुट्टी करनी चाहते हैं। वरना नवाज़ शरीफ का वो बयान ना आता कि जो लोग इमरान खान को लेके आए हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है यहाँ पे जो बड़ी अहम है, वो ये है कि नून लीग की जो है, वो अगर उनके साथ है सही भी बात पूछे कि आपने ये चोरी क्यों की, ये गबन क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो उसका भी वो गुस्सा रखते हैं। और नवाज़ शरीफ जैसा बंदा या मरियम जैसी ख़तून ये चीज़ें भूलने वाले नहीं। तो इन्होंने अब कौन-सा पत्ता खेलना है, वो अभी तक खुद भी ये फाइनल नहीं कर सके। ये भी इत्तला है कि कल इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर नवाज़ शरीफ के पास पहुँचा है शहबाज शरीफ, कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही है। हकीकत क्या है किसी को कोई इल्म नहीं है कि अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। लेकिन ये मैं बता देता आपको कि कुछ बड़ा होने वाला है मुल्क, कोई ऐसा काम होने वाला है। अगर फ़र्ज़ करें इतने दिन का ये जो तमाशा लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, मौजूदा जो हमारे जनरल साहब है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको लोग निशाना बना रहे हैं कि आप की मियाद ख़त्म होगी, आपने कब्ज़ा किया हुआ है। बड़ी गंदी-गंदी गालियाँ वहाँ पे लिखी होती हैं, हम तो ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ। अगर ये उसको बना देते हैं दोबारा, तो वो इनको नहीं छोड़ेगा, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, और सबके केस बने हुए हैं। वो दोबारा ओपन हो जाएँगे, सारा कुछ दोबारा हो जाएगा और रगड़ा दो इमरान खान से ज़्यादा खतरनाक रगड़ा इनको लगने वाला है। अगर ये कि तीसरा बंदा लेके आते हैं, उस पे इत्मीनाद करते हैं, वहाँ पे फिर फ़ौज के जर्नैलों में इख्तलाफ़ात होंगे, वहाँ पे कई मसाइल होंगे। अगर सारे ओहदे-शोहदे इनको ही दे देते साहब बहादुर को 5 साल के लिए, भैया हमेशा के लिए, तो दूसरी जो फ़ौज है, वो ज़ाहिर है वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो कोई वहाँ पे जंग तो नहीं मार रहे, उनको भी इस चीज़ का ख़्याल है। एक ऐसी चीज़ जो है अभी तक सामने नहीं लाई जा रही जो हकीकत है अवाम के सामने। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर नवाज़ शरीफ को ये भी पता है कि अगर मैं वो गलती करूँ जो मैंने मुशर्रफ के दौर में की थी, मुशर्रफ के दौर में की थी, तो ये ना हो इस दफ़ा मेरा फिर झगड़ा निकल जाए। अब ये सौदेबाज़ी हो रही मगर इत्मीनाद नहीं है, दरारें पड़ चुकी हैं। एक दूसरे पे इत्मीनाद का गेम वाली जो बात है, वो ख़त्म हो चुकी है। अगर इनकी कई चीज़ें तो ऐसी ही बताई जा रही है जी, अभी आइन में वो शामिल किया गया, ये हुआ, वो हुआ, ये कुछ टाइम लगता है। ऐसे की कहानियाँ इनके सियासतदान ख्वाजा अरशद जैसे आके सुना रहे हैं, राना सनाउल्लाह जैसे सुना रहे हैं। वो आपका जो वो क्या नाम है, अता तारड़, वो सुना रहा है। लेकिन ठीक-ठाक अंदर गेम पड़ी हुई है और उसके रिज़ल्ट जो है इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर लगी हुई है। एक और मैं बात बता दूँ, अरबों रुपए का जो ये डाका पड़ा पाकिस्तानी खजाने पे, IMF ने जो रिपोर्ट दर्ज की, इस बार फौज को बड़ा गुस्सा है, जर्नैलों को गुस्सा है इनके ऊपर कि ये जहाज लेके घूमते हैं और
सबको पता है कि फ़ौज चला रही है मुल्क, और ये पिकनिक मना रहे हैं। अब वो मलबा किस पे गिरना है? सियासतदान कहते हैं जी फ़ौज याशी कर रही है, जर्नैल याशी कर रहे हैं, जर्नैल कहते हैं ये याशी कर रहे हैं, और IMF जो है वो कहता है जनाब ये पैसा किधर गया, कहाँ गया पैसा, ये आपने गेम जो डाली है इसका ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन इनको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास तरीके हैं। कोई पाकिस्तान में कुछ जैसे चरसी फ़िल्मी नहीं होते, कोई 4 चीज़ें जो रह जाती घर की वो भी बेच देते हैं। बेचने के बाद वो कहते हैं चलो हमारी ज़िंदगी तो गुज़रे, बाकी जो आने वाली नस्ल है मिट्टी डालो। तो ये मिट्टी डालो जो लफ्ज़ है ये बेकार नहीं निकला हुआ, सबके ज़हन में है कि मेरा वक़्त। अब वज़ीर रेलवे बयान दे रहा है कि हो सकता है जनाब हमने कोई ऐसा मुआहदा किया है जो मंज़र आम पर लाने की ज़रूरत ही नहीं। कोई कह रहा है जी आइन में तब्दीली के बाद किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस्से कहानियाँ चला के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आते हैं, ये मैं आपको आखिर में बता देता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो बेचैनी है, लोग कहते हैं लाखों लोग मुल्क छोड़ के चले गए, इसी वजह से ये लोगों को रोक रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पता नहीं कितने लाख बंदा चला गया पाकिस्तान से, वो रहना भी क्या उधर, क्या करना रह के, ज़रूरत भी नहीं लोगों को। अच्छी जगह पे हर बंदे की ख्वाहिश होती चला जाए, जो महबे वतन है वो वहाँ पे रहे, जिनको दूसरे मुल्कों में रिज़्क के लिए निकलते हैं लोग। खैर, जो गवर्नर राज की कल मैंने बात की थी सॉरी, तो जनाब वहाँ के जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा जी लगाओ, फिर देखते हैं आप गवर्नर राज लगाओ और फिर हम देखते हैं आप कैसे लगा सकते। ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पे इमरान खान की पार्टी का ज़ोर है और अरसा दराज से कई सालों से 8-10 सालों से वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो इनको फ़ौज को वहाँ से भी खौफ है, वरना ये कब के गवर्नर राज लगा चुके होते। इनको पता है कि यहाँ से अगर कोई गड़बड़ होगी तो ये पूरे पंजाब को ले डूबेगी, ये पाकिस्तान को ले डूबेगी। ये पठान है, इनको समझाना मुश्किल है। एक पठान आपने पकड़ा हुआ है, 200-250 केस उस पर डाले हुए हैं और उसके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसे हालात हुए इनकलाब के, तो आप ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल छपाल भूल जाएंगे। ऐसा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बैरूनी तौर पे हमारे तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ क्या है, अफ़गानिस्तान के साथ हमने पंगा लिया हुआ है, इंडिया के साथ पंगा लिया हुआ है, और फिर अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ पंगा लिया हुआ है। इतने हमारे पंगे हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल। नवाज शरीफ साहब जो अपनी सियासत कर रहे हैं, जरदारी वो बैठा हुआ वो कहता है मिट्टी डालो, जो करते करते गए। सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी है, और ये पाकिस्तान के आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूँ। काफ़ी तकलीफ दे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान में, और लोग इसी वजह से वहाँ कहते हैं जनाब जिस तरह जुल्म और सितम की ज़ाना दास्तानें चलती है, मेरा ख्याल इतने प्रोग्राम हम सारा दिन करते हैं तो ख़त्म नहीं होते। हमारे पास तो खबरें इतनी होती हैं। लेकिन मुख्तसर आपको मैं बता देता हूँ कि ये कोई ऐसी गेम में है, या तो लोगों में ये सब कोई बैलेंस करेंगे। एक बंदे के पास जब ताकत चली जाएगी, उसके बाद वो क्या इनका हशर करेगा, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इस पर जो नून लीग है, वो जिस तरह जजों के उन्होंने फ्यूज़ उड़ा दिए ना, इसी तरह ये जर्नैलों के फ्यूज़ उड़ाने चाहते हैं। और ये बड़ी अहम आखिर पे मैंने बात की, क्योंकि उनके पास जो फ्यूज़ है उनको ख़त्म करने के बाद ये चाहते हैं कि ताकत के ज़रिए फिर अवाम की खिचड़ी हम पकाएँ, वो कलाची बाकी जुमेरात आई है, फिर इनकी वो भेंटा लगाए अवाम को कि इनको जहन्नम जाने की ज़रूरत ना रहे, यहाँ पे ये जहन्नम देखें। और लगा रहे हैं, ये नहीं है। ये आपके अगर ज़हन में है तो जाके पाकिस्तान में जाएँ और वहाँ पे जाके देखें लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, मैं इस वक्त हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ से मैंने कहीं जाना। कल मैं इटली में था 1 हफ़्ते के लिए, रोम, वहाँ पे काफ़ी सैर व तफरीह की। और आज मैं आपको बताऊँगा कि एक ऐसा वाक़या गुज़रा, 40 साल यूरोप में हो गए मुझे, और मैं मुख्तलिफ़ एयरपोर्टों पे जाता रहता हूँ, कभी इस तरह का वाक़या नहीं गुज़रा
लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में हम रहते थे 40 साल पहले, तो वहाँ पे एक दफ़ा मैं लाहौर था या किसी शहर में गया हुआ था, तो मुख्तलिफ लोग हमारे पास आते थे मांगने वाले। उनका कहना ये था कि हमारे पास जी किराया नहीं है, हमने फ़लाँ गाँव जाना है। कोई कहता था मेरे पास खाने के लिए नहीं है। तो जब उनको पैसे दे दिए जाते थे कि ये लो, तो वो थोड़ी देर बाद जब देखता था मैं, एक दफ़ा मेरे साथ शायद ऐसा हुआ, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं, कि उसकी मैंने हेल्प कर दी, और वो खतून थी, शायद बच्चा था साथ, उसने वही कहानी दूसरे को जाके सुनाई, और फिर उससे भी लिए, किसी ने दे दिए, किसी ने ना दिए। इसी तरह उनका बिज़नेस चलता था। अच्छा, एयरपोर्ट पे कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। मैंने कल रोम से हैम्बर्ग आना था, तो कुछ हुआ ये कि जिस कंपनी ने हमें पिक करना था, वो आया तो टाइम पे, मगर उसने और लोगों को भी लेना था, बड़ी बात थी। तो वो लोग नहीं उसे मिले, पता नहीं क्या हुआ। वो इटालियन में बोल रहा था, मुझे तो समझ नहीं आई। थोड़ा सा हमारा जो टाइम था इस वजह से ख़राब हुआ। मैं तो टाइम पे अपने पे बाहर आ गया था। खैर, वो जैसे ही उसने मुझे एयरपोर्ट पे उतारा, तो मैंने कहा जल्दी जाऊं, जाके बोर्डिंग शोर्डिंग लूँ। और मैं, क्योंकि टैची था एक जमा कराना, तो मैं बोर्डिंग कार्ड के लिए तेज़ी से वहाँ से काउंटर देख रहा था। अभी मैं अंदर नहीं दाखिल हुआ, तो बाहर एक बंदा कहता पाकिस्तान नहीं है? मैं कहा जी। तो कहने लगा मुझे आपसे काम है। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा जी मेरे पास है 50 यूरो, और मैंने यहाँ से जाना है मिलान। मिलान शहर है जो इटली का ना। तो ये रोम एयरपोर्ट की बात। तो 30 यूरो कम होते हैं मेरे। एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, और दूसरा ये हुआ कि मैं जल्दी में था। अब मुझे वो 40 साल पहले वाले, या जो उसी वक्त जो गेम थी, मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये तो पाकिस्तान में सब काम थे, और मेरे साथ कभी एयरपोर्ट पे हुआ भी नहीं। अब मैंने उसको कहा यार जाने दो, यहाँ इटली में आप रहते हो, तो यहाँ भी ये काम शुरू कर लिया। मैं बोला नहीं, लेकिन मैंने सॉरी करके निकल गया। अब मैंने आके अपना सामान वगैरह बुक करवा लिया, लेकिन मेरा पूरा सफ़र ख़राब निकला। ये मैं अब आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं डबल माइंडेड रहा। जो बंदा वो पैसे मांग रहा था वो 50-55 साल का था। उसके पास एक छोटा सा बैग था। अब वो अगर पाकिस्तान से आया होता तो बड़ा कोई टैक्सी उसके पास होता। पता नहीं वो किस हालात में था, क्या तरीका था, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मेरे ख़राब सफ़र की वजह ये कि मेरे दिमाग से वो नहीं जा रहा था कि शायद वो मुस्तक हो, और मेरे पास अगर वक़्त होता तो मैं उसको वहाँ से कहता लाओ 50 यूरो। बार बार ये ख्याल है, तो मैं वहाँ जाके उसको टिकट लेके देता कि आओ मैं मिलान की टिकट लेके देता आपको। पैसे नगद ना देता मैं उसको। 30 यूरो इटली में जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत है, ये आप सबके इल्म में है। मेरा पूरे दिन के वो काम के इटली में 30 यूरो मिलते हैं। फिर मुझे ये समझ ना आई। फिर मैंने ये सोचा कि यार ये अगर पाकिस्तान से आया है तो इसको नहीं पता था कि किराया 80 यूरो लगना है। मिलान आ गया, ये रोम आ गया, तो इसको नहीं इस चीज़ का इल्म था, इसको कोई लेने भी नहीं आया। यही सवालात थे जो मेरे जहन में चल रहे थे, और मैं खुद ही उनके जवाब देता जा रहा था। खुद ही सवाल जहन में आता, खुद ही जवाब देता। लेकिन इसमें ये है कि जब गलत लोग आपको इस्तेमाल करते हैं तो जो कोई मुस्तहिक होता है वो भी बेचारा मारा जाता है। हालांकि मेरे लिए 30 यूरो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं वो पिछली फिल्म मेरे दिमाग में जो चली उसने काम ख़राब किया। फिर मैं जनाब हैम्बर्ग आ गया। अब रात 1 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा मोबाइल पे देखो टिकट कितने की थी। वहाँ से जब मैंने टिकट चेक की तो वो 50 के करीब टिकट मिल रही थी। वहाँ से मैं अगर देख रहा था तो बस की टिकट मिल रही थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जो चीज़ इसमें बताने वाली है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके काम अजीबोगरीब निराले होते हैं। और ये मैं बता दूं कि इस तरह के लोग जो, पता नहीं, अब मैं उसके मतलब नहीं कहता, लेकिन जो पाकिस्तान में मैंने देखा था
ऐसे लोग और दूसरों का भी हक मार लेते हैं। अब ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मसला बन जाता है, कोई मुश्किल पैदा हो जाती है, हेल्प कर देनी चाहिए। और मैं ये यकीन करें, कल का मेरे दिमाग से वो बंदा नहीं जा रहा कि किस हालात में था, पता नहीं उसने खाना खाया था नहीं खाया था। मैं क्योंकि मेरा पीछे से लेट हो गया था सिलसिला, मुझे अपनी पड़ी हुई थी, तो मैं अपना उसकी हेल्प नहीं कर सका, जिस चीज़ का मुझे अफसोस है अब, और दुख भी है, ये नहीं कि दुख नहीं है। लेकिन जो बात बताने वाली कि हमारे जो पाकिस्तानी है, उनको भी चाहिए कि जब घर से निकले अपना बंदोबस्त करके निकले, पैसे वगैरह जो भी हों उनको साथ लेके निकले। ये तरीका भी गलत है कि आप अगर इटली में आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। यूरोप में आप फिर रहे हैं, ये पाकिस्तान तो है नहीं है। और बदकिस्मती से इटली में अगर कोई मांगने वाला भी मिला तो मुसलमान, एक मिला अस्सलाम वालेकुम, वो यू मुस्लिम, मैं कि यस, साथ ही वो मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे मुसलमानों की इसे बदकिस्मती भी समझ सकते हैं कि आप बगैर सोचे समझे एक तो घर से निकले, दूसरा मांगना शुरू किया, तीसरा आपका कोई दोस्त नहीं, उसके बाद मोबाइल नहीं। हालांकि टिकट इतना बड़ा आज के दौर में इशू नहीं है। अगर आपके कोई तल्लुकात हों, आप किसी को भी कह सकते हैं फ़ोन के ऊपर कि यार ये मेरी टिकट बुक करके मुझे उसकी ज़रा भेज दो, वो बोर्डिंग शोर्डिंग जो भी है मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप पे भेज दो। जदीद दौर है, पाकिस्तान में बैठा भी बंदा कर सकता है, ये नहीं कि यहाँ का बैठा हुआ। यूरोप में, दुनिया में कहीं भी बैठे हो टिकट बुक हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि इटली के मतलब आपको बताइए कि हालात वहाँ के वैसे ही है। मुझे तो वैसे भी पाकिस्तानी रूम में नहीं मिले, बंगाली थे हर तरफ छाए हुए। अपने लोगों का तो कहीं पे नामो निशान नहीं था कि कोई ऐसा वहाँ पे किरदार उनका हो। कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक जगह मैं गया था, वहाँ पे टिकट जो बेच रहा था वो पाकिस्तानी था, लाहौर पे। वो टिकट थी कोई, मैं देख रहा था म्यूज़ियम श्यूज़ियम। तो बात बताने का मकसद ये है कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, यूरोप में आके कम से कम ये चीज़ें सीखे। ये देखिए, ये जो आप शायद आपको ज़रूरत हो, मगर आपने जब चले तो आपको अपना बंदोबस्त करना चाहिए था, ताकि आप विदाउट ट्रैवल अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, इटली से गए हैं, किस हालात में हैं, क्यों है, या फिर अगर आप वहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि जो नज़र आ जाए उससे 20 चीज़ खींचो, तो ये भी बहुत बुरी बात है। बस मैं क्या आप इस पे कहूँ, लेकिन मेरा बड़ा टाइम जो है वो तकलीफ में गुजरा। अब फिर मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, मैंने कहा इस हिसाब से मैं आपको, क्योंकि इतने एयरपोर्टों पे मैं जाता हूँ, मुझे तो खुद नहीं याद कहाँ कहाँ कभी ऐसा वाकई नहीं गुजरा। और मुझे इस चीज़ का अफसोस था कि यार मैं टाइम होता, मैं उसको खाना खिलाता, पूछता उससे, जाके टिकट लेके देता, बुक करके देता, क्योंकि मैं अपने मुसीबत में पड़ा हुआ था। वो बस वाले ने लेट कर दिया पीछे से, और वो मुझे अकेले को ही लेके आया, बस वाला, बड़ी बस थी, अकेले को ही यहाँ ले आया एयरपोर्ट पे। कहता हम पता नहीं और किसी ने आ जाना ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते